ठीक है। अब यहां पर क्या होगा कॉम्प्लेक्स सेकंड में, आप याद करें यहां पर कैरियर कौन है? एफएडी एंड एफईएस, है ना बच्चों? इस कॉम्प्लेक्स सेकंड में डिहाइड्रोजनेशन होगा, ओ सॉरी ऑक्सीडेशन होगा किसका? FADH2 का। FADH2 किस में टूट जाएगा? FAD+2 प्रोटॉन। ठीक है, स्क्रीन नहीं दिख रही किसी को? नो सर, सर दिख तो रही है पर वो नहीं दिख रहा जो आप लिख रहे हो। अरे तो वही तो देखना है सबको। सर वॉलपेपर दिख रहा है बस। अरे वॉलपेपर नहीं दिखना, ये देखो अभी दिखा? अब दिख रहा है। अब दिख रही है। वॉलपेपर के क्या करेंगे हम? हमें लगा आपको दिख रही है, आपने यस बोला था। चलिए, so what happens here? The FADH2 oxidized into FAD and 2 proton. The electron released is carried by FAD and transported to FES. Okay, and 2 proton are also transported to the inner mitochondrial space. है ना? क्लियर बात? ये है आपका। अब इसमें क्या समझना है एग्जैक्टली वो बताओ। ये एक एनर्जी मॉलिक्यूल है एग्जैक्टली, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। जैसे एटीपी होता है ना आकाश, यस सर। एनर्जी मॉलिक्यूल है, टूटेगा तो क्या मिलेगी आपको? एनर्जी। अब इनसे क्या होता है, ये भी एक एनर्जी मॉलिक्यूल है, ये क्या जनरेट कराते हैं? एटीपी। एटीपी। यानी कि एक FADH2 से जब ये FADH2 ऑक्सीडाइज होते हैं, FAD में बदलते हैं, तो आपको कितने एटीपी मिलते हैं बच्चों? 2 एटीपी। ठीक है। सिमिलरली जब आपका NADH2 ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 में, तो किस में बदलेगा ये? NAD+2H आयन। 2H पॉजिटिव। वेरी गुड वर्षा। और इस NADH2 से आपको कितने एटीपी मिलेंगे? 3 1 + 2 3, बस इतना है। और फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है बच्चों? ऑक्सीजन। जो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करके क्या बनाएगा बच्चों? वाटर। वाटर बनाएगा। और इधर जब प्रोटॉन इकट्ठे हो जाएंगे तो यहाँ क्या इंक्रीज होगा? प्रोटॉन ग्रेडियंट। क्या इंक्रीज होगा? प्रोटॉन ग्रेडियंट। और इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को तोड़ने के लिए कॉम्प्लेक्स 5 में एक पार्टिकल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? F0, जिसमें से क्या होगा? 2 प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन बेटा? 2 प्रोटॉन मूव होंगे, आगे की तरफ जाएंगे, कहाँ पहुंच जाएंगे? F1 में। और जब F1 में जाएंगे तो कन्फर्मेशनल चेंजेस आएगा और प्रोटॉन की एनर्जी को यूज करके क्या बनाया जाएगा? ATP। क्लियर? यस सर। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? यस सर। चले, अच्छा बच्चों, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट पता है? बना लेते हैं तब और ज्यादा आसानी से याद आ जाएगा। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट कुछ नहीं है कि कौन कौन सी स्टेजेस पे हमें क्या क्या मिल रहा है, वो आपकी क्या हो गई? एक रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट हो गई। ठीक है बच्चों, पहला हमारा पाथवे कौन सा है? EMP बात। EMP पाथवे। दूसरा हमारा पाथवे क्या है? लिंक। लिंक रिएक्शन। तीसरा क्या है बच्चों? क्रैब साइकिल। ठीक है। अब देखो, अगर कोई पूछे आपसे EMP में टर्न कितने हैं तो आप बताएंगे, यहाँ पर लिख दे रहा हूं ऊपर, टर्न। ठीक है, यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन और यहाँ ऑक्सीडेटिव लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है।
ठीक है, और इधर आ जाएगा नेट गेन कितना हुआ। ठीक है बच्चों, तो होता क्या है, ईएमपी पाथवे में टर्न कितना है, एक ही बार चलती है। ईएमपी तो एक ही बार चलेगी ना, ग्लाइकोलिसिस 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट एसिड से। ठीक है, अब एटीपी सिंथेसिस कितने होते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन पे, बताओ बच्चों, टोटल कितने होते हैं बेटा, 4, है ना। Yes, जब sir. सबस्ट्रेट sir. से फॉस्फेट निकल के बन जाता है, किस लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तो कितने बनते हैं आपके, 4। ठीक है, अब याद रहे आपको कि ऑक्सीडेटिव लेवल फॉस्फोराइलेशन कैसे, कितने से कितने एटीपी बनेंगे, The 2. 2 नहीं, कितने NADH2 बनते हैं इसमें, 2। Yes, sir. Yes, ग्लाइकोलिसिस में कितने NADH2 बनते हैं बच्चों, 2. 2। तो एटीपी कितने बन सकते हैं, 6. 6। अगर और दूसरा 4, इसको डिस्कस करेंगे शटल सिस्टम में, 4 कब बनते हैं और 2 कब बनते हैं, ये हमें पता होना चाहिए कि 6 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। ठीक है बेटा, यहां हम स्टार मार्क कर देना, इसको डिस्कस करना है। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट, एटीपी कंज्यूम कितने हो गए, कितने लग जाते हैं बच्चों, 2. So 2. हाँ, तो ऊपर लिख देते हैं हम कंज्यूम और गेन। कंज्यूम कितने हैं बच्चे, 2। 2. ठीक है, टोटल गेन कितना होगा यहाँ पर, टोटल देखो भाई, 2. 4, 8 हो सकता है, और दूसरा 6। अगर 4 एटीपी इधर बने तो 6। ये लाइन समझ में आई नहीं आई बच्चों, सबके नहीं, सबके में से एक को भी नहीं आई है तो पूछ लो मुझसे, दोबारा समझाऊं। Yes, sir. देखो बच्चों, पहले अपनी अपनी कॉपी में ग्लाइकोलिसिस खोल लो, सब खोलो, और जब सब खोल लें ग्लाइकोलिसिस तब मुझे बताएं। नोटबुक में खोल लिया सबने ग्लाइकोलिसिस, Yes, sir. है ना। अब ग्लाइकोलिसिस में वहां जाओ जहां पर आपका क्या हो रहा है कि डैप बना है और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बना है, नीचे बन रहा है नहीं बन रहा है, Yes, sir. है ना। अब नीचे देखो कितनी बार एटीपी प्रोड्यूस हुआ, कितनी बार, सिर्फ एटीपी देखना है, 2 बार दिख रहा होगा, 2 बार दिख रहा होगा टोटल, Yes, sir. हाँ या ना, नहीं दिख रहा है तो मुझसे पूछ लो सर कहाँ है, 2 बार दिख रहा है, देखो Yes, sir. डैप इज इंटरचेंजेबल विद ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ठीक है, अभी क्या होगा, जब ये G3P से पायरुविक एसिड बनेगा तो कितने एटीपी बनेंगे, Sir, 2 ATP. 2 एटीपी। बीच बीच में एक सबस्ट्रेट से निकल के बन रहा होगा फॉस्फोरस, दूसरा लास्ट स्टेप पे फॉस्फो इनॉल पायरुवेट में से फॉस्फोरस भी निकल रहा होगा और इनॉल भी निकल रहा होगा। देखो आराम आराम से समझना, बिल्कुल दिख रहा है आपको, Yes, sir. एक एटीपी ऊपर बन रहा होगा, एक एटीपी नीचे बना, तो यानी कि एक मॉलिक्यूल से कितने एटीपी मिले बच्चों आपको, 2। अब इस डैप से भी बनाओ तो 2 और 2 4, तो सबस्ट्रेट लेवल यानी कि सबस्ट्रेट से डायरेक्ट आपको एटीपी कितने मिल गए बच्चों, 4। ठीक है, अब आप देखिए NADH2 प्रोड्यूस हुआ या नहीं, एक स्टेप पे आपका NADH2 भी प्रोड्यूस हुआ है। Yes, ठीक है, तो टोटल ये 2 बार चलते हैं, तो टोटल NADH2 कितना हो गया, 2। NADH2 से जो ATP बनेगा उसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो एक NADH2 से 3 मिलते हैं, तो 2 NADH2 से कितने मिलेंगे, 6। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि शटल सिस्टम होते हैं 2, क्या होते हैं बच्चों, दो शटल सिस्टम होते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। अब मैं यहाँ आपको शटल सिस्टम समझा रहा हूं।
ठीक है, देखो बच्चों, ठीक है। अब जो ये NADH2 बना कहां पर, साइटोप्लाज्म में, कहां बना था बेटा? साइटोप्लाज्म। इसको सुनेंगे, कितने कितने NADH2 बने थे? 2। ठीक है। अब होता क्या है कि जब ये आपका शटल सिस्टम 1 यानी कि ग्लिसरॉल, इसको पूरा याद करने की जरूरत नहीं, फिर भी अगर याद कर सकते हो तो बहुत अच्छा। फॉस्फेट शटल, पहले वाले का नाम क्या बेटा? ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। ठीक है, यहां पर क्या होता है, सीधे साइटोप्लाज्म में आपके कितने 2 NADH2 बने, ये डायरेक्टली ऐसे ही ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं इस शटल सिस्टम में इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। कितने ट्रांसपोर्ट कर दिएगा बेटा? 2 NADH2। इतनी बात समझ में आई Yes, sir. है ना? इतना समझ में आया। अब मान लीजिए दूसरा शटल सिस्टम इस्तेमाल करा इसने, मैलेट एस्पार्टेट। ठीक है, तो मैलेट एस्पार्टेट में क्या होता है कि दो NADH2 ना करके बल्कि क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है 2 FADH2 टू माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब देख लिए, अगर 2 NADH2 ट्रांसपोर्ट होंगे तो आपके कितने ATP मिल जाएंगे आपको? 6। अगर 2 FADH2 ट्रांसपोर्ट होंगे माइटोकॉन्ड्रिया में तो कितने ATP मिल जाएंगे? 4। भाई ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से अगर आप NADH2 का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कितना ATP देगा? 2। 6 देगा। तो ये जो 6 और 4 डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड्स ऑन द शटल सिस्टम दे आर यूजिंग। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो आपका जो सेल है दैट कैन यूज ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल और मैलेट एस्पार्टेट शटल। इन ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल the Na2 NADH2 are transported to the mitochondria. In case of malate aspartate shuttle, the 2 FADH2 are transported to the mitochondria. So in this case less ATP are produced. ठीक है, so I'm telling you one more thing. In case this is first shuttle system is used by all plants, जितने भी प्लांट से सब क्या इस्तेमाल करेंगे बच्चों? पहला शटल सिस्टम यानी कि नर्व्स, दूसरा मसल। अच्छा, अब आपसे पूछा जाए हाउ मेनी ATP प्रोड्यूस आर एट द एंड ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, तो आपका आंसर क्या होगा? 38 और 36? 38. व्हाई? व्हाई टेल मी व्हाई? प्लांट्स में शटल सिस्टम 1। वेरी गुड, सारे प्लांट्स। यहाँ पर एक बात हमने लिख दी कि जितने भी प्लांट्स है दुनिया में कौन सा शटल सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं? 1। तो इसका मतलब इनके अंदर ATP की कमी नहीं होगी, 6 के 6 ATP प्रोड्यूस होंगे। और आप में हार्ट, हमारे में क्या होता है? हार्ट, लिवर एंड किडनी, दे यूज शटल सिस्टम 2. So in this case only 36 ATPs are produced. तो बेटा पॉइंट। Yes, sir. अब एक काम करें, आप जरा इसको उतार लें शटल सिस्टम को, फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। कर लिया। सबने उतार दिया बेटा? Yes, sir. No, sir. जिन्होंने नहीं उतारा उतारो आराम से। Done. Yes, ओके, sir. सबने उतार लिया बेटा? इसको मिटा दूं मैं नीचे वाला, कोई दिक्कत तो नहीं? No, sir. कॉपी कर लेना, वो नीचे वाला उतार नहीं गए। ओ सॉरी, मैंने तो मिटा ही दिया। ठीक है, मिटा दे इसको। Yes, sir.
ठीक है, तो अभी हमें ये मालूम चला कि जो एम्डॉन मेयर ऑफ पाथवे यानी कि जो ग्लाइकोलिसिस है, इसमें आपके टोटल गेन कितना हो गया, या तो 8 एटीपी का या बच्चों 680. 6 एटीपी का। ठीक है बच्चों, Yes, आप देखिए एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस हाउ मेनी पायरुविक एसिड यू गेट, 2. 2 pyruvic acid. So total number of turn in this reaction will be 2. Okay. So लिंक रिएक्शन में क्या होता है, किसी बच्चे को याद है, होगा क्या लिंक रिएक्शन में बेटा? एसिटाइल कोएंजाइम में एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा, साथ में हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी और NADH2 प्रोड्यूस? 2 molecules of NADH. वेरी गुड, है ना, 2 मॉलिक्यूल NADH2 के प्रोड्यूस होते हैं। एटीपी कोई प्रोड्यूस होता है नहीं, तो हम यहाँ लिख देंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन में कोई एटीपी नहीं बना, लिंक रिएक्शन में 0। कितने बताए बच्चों अभी आपने? NADH2 2 molecules. 2, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन करने पे 2 मॉलिक्यूल NADH2 से कितने एटीपी बना सकते हो आप? 6। तो यहाँ पर हम लिख दें 6। कोई कंज्यूम होता है नहीं, कुछ भी कंज्यूम नहीं होता, तो टोटल गेन कितने का हो गया? 6 का। क्लियर बेटा बात? Yes, sir. ठीक है, अगली चीज क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल कितने टर्न है, कितने एसिटाइल कोएंजाइम में आए? 2. तो 2 ही टर्न होंगे। Yes, sir. कितने मॉलिक्यूल आपके सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से बनते हैं एटीपी के? याद करो, एक मॉलिक्यूल बन रहा था जीटीपी, याद है, सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सेनिक एसिड जब बनता है, याद है आपको? Yes, sir. जीटीपी इज ऑलवेज इक्वल टू ATP. तो ये इसको हम, ये नीट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे कौन से स्टेप में क्रैब साइकिल में एटीपी बना, सक्सिनाइल कोएंजाइम से क्या बनेगा? सक्सेनिक एसिड, तब आपका जीटीपी बनता है। कितने जीटीपी बनते हैं एक से? 2. एक साइकिल से 2, या एक साइकिल से 2 साइकिल से 2, है ना, तो 2 आपको क्या मिल गया यहाँ पर? एटीपी बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। कितने NADH2 बनते हैं? 6 molecule. 6 मॉलिक्यूल, तो टोटल एटीपी कितने हो गए? 6 3 जा 18. 18। कितने FADH2 बनते हैं? 2 molecules. टोटल एटीपी कितने हो गए? 20. 24। देखो 6 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2, ठीक है, 6 मॉलिक्यूल, ठीक है, इनटू क्या कर दो, 6 × 3 इक्वल टू 18 एटीपी कर, एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ इनटू 2 यानी कि 4, है ना, तो कितने एटीपी हो गए टोटल प्रोड्यूस? 22। ठीक है, कोई कंज्यूम होता है नहीं, टोटल गेन कितना हो गया? 24। टोटल करो ऊपर का, 36 और 38. ठीक है बच्चा। Yes, sir. तो एट द एंड ऑफ रेस्पिरेशन हाउ मेनी एटीपी यू गेन? 38. 38, 36. है ना, डिपेंड्स ऑन द शटल सिस्टम दे यूज। ठीक है बेटा, Yes, sir. देखो अगर अभी भी किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है कि सर ये बता दो दोबारा से। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं? इसको sir. नोट कर लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कर लिया हो तो बता दो मुझे। Sir, कर लिया है. कर लिया? Yes, sir. चलिए देखो, रेस्पिरेशन आपका एक एम्फीबॉलिक पाथवे है। कौन सा पाथवे है बच्चों? Amphibolic pathway. एम्फीबॉलिक Pathway. पाथवे, ठीक है। देखो ग्लूकोज हमारा या प्लांट का सबसे फेवरेट सबस्ट्रेट होता है रेस्पिरेशन का, ठीक है।
जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं सबको बदलना होगा किसमें बेटा? ग्लूकोज में। ठीक है, सबको बदला जाता है कि आप बदलिए किसमें? ग्लूकोज में फॉर रेस्पिरेशन। तो पहला पॉइंट क्या है कि भाई ग्लूकोज इज फेवर्ड फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन। ग्लूकोज इज फेवर्ड फॉर रेस्पिरेशन। मेनली क्या है कि ग्लूकोज आपका फेवर्ड होगा रेस्पिरेशन की। दूसरी चीज क्या है? ऑल कार्बोहाइड्रेट, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अगर इनसे रेस्पिरेशन कराना है तो दे आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। ग्लूकोज। एक्सीलेंट। ठीक है, आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। ग्लूकोज। क्लियर पॉइंट बेटा? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, ठीक है। देखो, दूसरे सबस्ट्रेट भी ऐसा नहीं है कि यूज नहीं होते। कोई मान लो ग्लूकोज के अलावा किसी और को रेस्पायर करना है बॉडी को, तो वो आपके यूज होंगे, मगर पहले स्टेप पे नहीं आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ग्लाइकोलिसिस वहां पर तो नहीं आएंगे। जैसे फैट आपका आया, ठीक है, इस फैट को क्या करा जाए, इसको कैसे रेस्पायर करा जाए? तो पहले फैट को क्या करोगे? कन्वर्ट करोगे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, है ना। इसको आप कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है, अब इस फैटी एसिड को अगर इससे रेस्पिरेशन कराना है तो इसको बदलते हैं हम किसमें? एसिटाइल को एंजाइम ए। देखो बेटा, क्रैब साइकिल जल्दी खोलो अपनी, जल्दी से पेज पलटो जहां लिखा है। देखो बेटे, वहां पर हमने लिखा था फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन, कुछ लिखा था ऐसा कल। Yes, sir. तो ये एसिटाइल को एंजाइम इस तरीके से बना था। ठीक है बेटा, अब ये किस में चला जाएगा? क्रैब साइकिल में। ठीक है, अब बचा क्या? दिस ग्लिसरॉल विल बी कन्वर्टेड इनटू PgAl, 3-फॉस्फो ग्लिसरल्डिहाइड। अब ये आगे इनका रेस्पिरेशन होगा। इतनी बात समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है, अब क्या बचा? प्रोटीन्स। क्या बचा बच्चों? Protein. प्रोटीन्स। बच्चों, प्रोटीन्स किस में तोड़े जाते हैं? Amino acid. अमाइनो एसिड में। ठीक है, तो अब ये है कि अमाइनो एसिड बहुत डिफरेंट तरीके के होते हैं। आपको मालूम है 20 एसेंशियल अमाइनो एसिड पढ़े होंगे आपने, Yes, sir. 20 तरीके के अमाइनो एसिड हैं। अब इनके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो अमाइनो एसिड एंटर करेगा डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर दे हैव, कि किस स्ट्रक्चर का? डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर। पॉइंट क्लियर है बेटा? Yes. तो ये आपका क्रैब साइकिल में भी एंटर कर सकता है और लिंक रिएक्शन में भी। ठीक है, डायरेक्टली एंटर नहीं कर रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस तो होना ही नहीं है, बिकॉज ये तो ग्लूकोज है ही नहीं। पॉइंट मेरा समझ में आ रहा नहीं आ रहा है आपके? भाई ये जितने भी सब्सटेंट है, फैट्स, आपका प्रोटीन, तो इसमें तो ग्लाइकोलिसिस होगा नहीं, क्योंकि ग्लूकोज ही नहीं है। इसका ग्लाइकोलिसिस कैसे हो जाएगा? ठीक है, सो व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ फैट्स? द फैट इज ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड एंड glycerol, and the fatty acid is converted into acetyl coenzyme, and now the respiration will continue. आपको मालूम है ना, एसिटाइल कोएंजाइम में क्रैब साइकिल में जाएगा, Yes, फिर ETS होगा, है। तो सिमिलर थिंग हैपेंस विद द प्रोटीन। क्लियर? yes, sir. ये लिखो, फिर आगे समझाएं आपको। Sir, लिख लिया. लिख लिया? Yes, sir. चलो, अभी हमें एक बात सुनो बच्चों, अभी हमने क्या देखा? सिर्फ टूटते हुए देखा है। किसको? ग्लूकोज को, फैट्स को, प्रोटीन को। यही देखा ना हमने कि ग्लूकोज टूट रहा था पायरुविक एसिड में, फैट्स टूट रहा है फैटी एसिड ग्लिसरॉल में, एसिटाइल कोएंजाइम में, PGL में, प्रोटीन टूट रहा है अमाइनो एसिड में, या फिर डिपेंड करेंगे किस जगह है। अगर पायरुवेट है तो आपका लिंक रिएक्शन में चले जाएंगे, एसिटाइल कोएंजाइम में बने हैं तो आपका क्रैब साइकिल में चले जाएंगे। देखो, अब मान लो एक पॉइंट समझा रहा हूं आगे। ठीक है, मान लीजिए द बॉडी रिक्वायर फैट्स,
क्या बॉडी किसकी जरूरत है? फैट्स की या फिर फैटी एसिड की, दोनों में से किसी भी चीज की। ठीक है, ध्यान से। ठीक है, अब बॉडी को या फैटी एसिड की या फैट्स की रिक्वायरमेंट है, तो अब बॉडी क्या करती है कि इसको ना, जो इसने बीटा ऑक्सीडेशन से तोड़ के बनाया था, क्या बनाया था बेटा? एसिटाइल कोएंजाइम है। ठीक है, जो बीटा ऑक्सीडेशन तोड़ के बनाया था एसिटाइल कोएंजाइम, इससे कहती वापस आ जाओ। क्यों वापस आ जाओ? क्योंकि हमें क्या चाहिए बेटा तुमसे? फैटी एसिड। तो यानी कि अब तक जो एक कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रही थी, अब क्या होगी? एनाबॉलिक। सबको पॉइंट क्लियर मेरा? है ना? तो जब आपकी दो तरीके की रिएक्शन होती हैं, जहां पर कैटाबॉलिज्म भी हो और एनाबॉलिज्म। तो वो पाथवे कैसा कहलाता है बच्चों? एम्फीबॉलिक पाथवे। सबके समझ में आया? एक बार रिपीट करते हैं। हाँ, अभी रिपीट करो। कहाँ से रिपीट करना है ये बताओ पहले। दिशा, शुरू से। यस सर। चलो देखो बच्चों, एम्फीबॉलिक पाथवे समझ रहे हैं। ग्लूकोज मेन सबस्ट्रेट है जो रेस्पिरेशन के लिए यूज करा जाएगा। जितने भी कार्बोहाइड्रेट है सबको किस में कन्वर्ट करोगे? ग्लूकोज। और ये आपका ग्लाइकोलिसिस के लिए चला जाएगा, फिर लिंक रिएक्शन हो जाएगी, फिर क्रैब्स साइकिल, फिर ईटीएस। यही होगा। Yes, sir. अब बात करेंगे फैट्स की और प्रोटीन की। फैट्स इज कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल। ठीक है, द फैटी एसिड बाय द बीटा ऑक्सीडेशन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम reach the mitochondrial matrix and go for the Krebs cycle. Okay, Yes. and the PGAL will continue the EMP pathway. ठीक है, इतनी बात समझ में आई? But when the body need to synthesize fatty acid, the acetyl coenzyme is taken back or is requested to form the acetyl coenzyme is requested to form the fatty acid. मतलब कि जब बॉडी को जरूरत होगी तो एसिटाइल कोएंजाइम को रोक दिया जाएगा कि अब आप रेस्पिरेशन मत करिए, क्योंकि बॉडी के पास क्या कम हो रहा है? फैटी एसिड। आप जाइए वापस, किसमें बदल जाइए? फैटी एसिड। यानी कि पहली जो रिएक्शन हो रही थी कैटाबॉलिज्म, अब वो दोबारा से कैसे होने लगी? एनाबॉलिज्म। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? हो गया सबको क्लियर? चलो बना लो बना लो बना लो। सर डन। डन? यस सर। चलो आगे पढ़ते हैं। देखो बच्चों, हमने ये एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा था, अब हम बात करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन की। एनारोबिक रेस्पिरेशन, जरा मेरी बात समझना बच्चा लोग, ठीक है? एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है? क्या इसका दूसरा नाम पहले समझा दूं मैं। इसका दूसरा नाम बेटा फर्मेंटेशन। हाँ, फर्मेंटेशन। दिमाग में बसा लो, सड़ाना। कोई चीज खराब करी जाती है ना, उसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर आप टिफिन को बंद छोड़ दो तो उसमें खाना सड़ जाता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना? ऐसे ही क्या करते हैं हम लोग? ग्लूकोज लेते हैं, उसे ऑक्सीजन नहीं देते हैं। क्या नहीं देते हैं बेटा? ऑक्सीजन नहीं देते हैं। ठीक है, और वहां पर रख देते हैं एक फंगस जिसका नाम है ईस्ट। क्या नाम है? ईस्ट, है ना? अब ये ईस्ट क्या करता है? उस ग्लूकोज को तोड़ने की कोशिश करता है। कैसे? एनारोबिकली। कैसे कोशिश करता है बच्चों? एनारोबिक। अब एक बात बताओ, है ना? अब हम लोग चलते हैं, मानते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन, हम मानते हैं फ्यूल। ऑक्सीजन को क्या मानते हैं बेटा? है ना? तो अब हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, फ्यूल नहीं है, ठीक है? या बिल्कुल भी नहीं है,
ठीक है, अब हम फूड बनाना है, फॉर एग्जाम्पल फूड बनाना है, फूड के लिए हमें क्या लगेगी, गैस, है ना। और पुराने जमाने में चले आओ तो क्या लग सकती है आपको, वुड वुड्स, है ना। तो जब ये वुड्स जलती हैं तब जाके आपका क्या होता है, जितनी ज्यादा वुड उतना अच्छा खाना बनेगा, है ना, उतना बनेगा। अब वुड ही नहीं है तो ये बस चिंगारियों से खाना बन रहा है, तो कैसा होगा, कम कच्चा होगा पूरा। इतनी बात समझ में आई। तो जब एनारोबिकली ये क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे किसका, फूड का, तो नंबर ऑफ एटीपी आर प्रोड्यूस्ड लेस। कितने एटीपी बनते हैं इसमें, 2 एटीपी। जब एनारोबिकली ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा तो कितने एटीपी मिलेंगे आपको, 2 एटीपी। क्लियर है ना। जब एनारोबिक, जब इसको, इसीलिए इसी को कहते हैं पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। क्या कहते हैं बच्चों, पार्शियल, कंप्लीट होता ही नहीं है, ये कैसा है, पार्शियल ब्रेकडाउन। ठीक है। तो हम इसको लिख देते हैं, थोड़ा बहुत लिखाया है क्या मैंने आपको, ये डिफरेंस लिखाया है मैंने आपको क्या, यस सर। यस है सर। ना, लिखा है ना, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अब देखो फर्मेंटेशन जो है बेसिकली आपका कितने टाइप का है, 2। एक है बच्चों एल्कोहलिक, है ना, एल्कोहलिक यानी कि इसमें क्या बनती है बेटा, अल्कोहल, है ना, अल्कोहल बनती है। देखो बच्चों, ईस्ट लोग है ना, जो ईस्ट होती है ना, फंगस, ठीक। अब उसमें क्या करते हैं, इसलिए आपने ग्लूकोज लिया, ठीक है, ग्लूकोज के कहा, ईस्ट से कहा कि आप ग्लूकोज को तोड़ो, किसको बोला आपने, ईस्ट को, है ना, ईस्ट को डाल दिया उस ग्लूकोज के सैंपल में कि इसको तोड़ो, ठीक है। अब आपने क्या नहीं दी उसको, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं दी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, यस ठीक है। नाउ दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू, पायरुविक एसिड। ठीक है, नाउ पायरुविक एसिड विल बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल। अब ये पायरुविक एसिड कितने कार्बन का है, 3 कार्बन। एक कार्बन। इथेनॉल कितने कार्बन का है, 2 कार्बन। एक कार्बन कहाँ गया, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज हो गया। क्लियर, okay, during this process how many ATPs are produced, 2 ATPs, हाँ 2 ATPs are प्रोड्यूस्ड। ठीक है, क्लियर हुआ, यस सर। लिख लो बेटा। सर डन। डन, यस सर। चलो आगे समझाते हैं। देखो एटीपी आपका इसी स्टेप पे बन जाएगा जब आपका ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनेगा, ठीक है। चलिए आगे समझाते हैं। दूसरा फर्मेंटेशन है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। कौन सा बच्चों, हाँ लैक्टिक एसिड, यानी कि अब ग्लूकोज के टूटने से इथेनॉल नहीं बनेगा, क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बनेगा। चलिए ठीक है, अब क्या करते हैं हम, क्या करें, ग्लूकोज को ले लें, ठीक है। अब यहां पर हमने क्या करा, इस ग्लूकोज पे अलाउ करा किसको, कुछ बैक्टीरिया को कि आप इसको तोड़िए, मगर आपको ऑक्सीजन नहीं दी जाएगी। या फिर हम क्या कर रहे हो, बहुत विग्रस एक्सरसाइज कर रहे हो, है ना, दौड़ रहे हम, भाग रहे हो, ठीक है। दौड़ भाग में हमें रिक्वायरमेंट किसकी ज्यादा होती है, एनर्जी की, एनर्जी। यस सर। है ना। तो एक तो सांस ले रहे हैं हम, ऐसा थोड़ा ना सांस लेना बंद कर देंगे। जब सांस ले रहे होते हैं तो एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है, मगर एनर्जी की डिमांड ज्यादा है क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं, ठीक है। जब एनर्जी की डिमांड ज्यादा होती है तो मसल्स क्या करने लगती हैं बेटा, एनारोबिक रेस्पिरेशन। मसल्स क्या करती हैं बेटा, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये दोनों क्या करेंगे,
ग्लूकोज को तोड़ने की कोशिश करेंगे कि इससे मैं भी, मतलब मान लो कि वैसे नॉर्मली जो चल रहा है वो ग्लूकोज से 38 एटीपी मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं बच्चों? 38 एटीपी। अब बॉडी की रिक्वायरमेंट ज्यादा, तो कहीं से भी कुछ भी मिल जाए तो +2, ये भी आपके लिए ज्यादा है, तो 40 हो गया, तो कुछ तो अमाउंट ज्यादा हुआ, है ना? तो यही चीज को करने के लिए मसल्स क्या करती हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगती हैं। इस ग्लूकोज को पहले तोड़ेंगी किसमें? इसमें टूटेगा, टूटेगा, है ना? कितने बनेंगे पायरुविक एसिड? यू नो दैट, 2 Pyruvic acid. 2 pyruvic acid, and this pyruvic acid is converted into Lactic acid. lactic acid. You know that when you play too much और आप एक्सरसाइज करते हो, you feel pain in your muscle, है ना? Due to accumulation of Yes, sir. Lactic acid. Lactic acid. lactic acid, है ना? क्लियर? Yes. लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है आपके मसल में, तो आपको पेन महसूस होता है वहां पे। ओके, ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड 2 ATPs आर Formed. फॉर्म, है ना बच्चों? Yes, sir. तो ये हो गया हमारा लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, ठीक है? Yes, sir. लिख लें आप इसको। सर हो गया। हो गया? सर लिख लिया। सबने लिख लिया? Yes, yes, sir. कोई दिक्कत किसी को? No, sir. चलिए लिख दिया आगे। अब अगली बात हम करेंगे रेस्पिरेटरी क्वोशंट की। रेस्पिरेटरी क्वोशंट, क्वोशंट जानते हो भाई? डिवाइड डिवाइड करते थे ना ऐसे करके, कुछ क्वोशंट वोशंट लिखते थे या नहीं? Yes, yes. याद आ रहा है? Yes, sir. वही तो क्वोशंट की Yes, बात sir. कर रहे हैं। अब हम रेस्पिरेटरी क्वोशंट में क्या बात करेंगे, जरा ध्यान से सुनना। वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, किसकी वॉल्यूम? CO2. इवॉल्व, यानी कि कितना CO2 इवॉल्व हुआ टू द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। कितनी आपने O2 को Consume किया। कंज्यूम कर लिया, है ना? जैसे कि अगर हम रिएक्शन लिखें अब तो आपके ज्यादा समझ में आ जाएगा। हमारी रिएक्शन क्या है कि हमारे पास है ग्लूकोज C6 एस्टल, कार्बोहाइड्रेट लिख रहे हैं, पहले हम किसकी लिख रहे हैं? कार्ब्स। कार्ब्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, ठीक है बेटा? Because we know that all carbohydrate will be converted into glucose. So we have this glucose and it require 6 O2, Oxygen. ठीक है? Yes, And sir. 6 molecule of water. It will convert, it will release CO2 CO2 plus energy. 12H2O plus 686 kilocalorie 686. energy। Yes, इतनी sir. बात समझ में आई? Yes, sir. तो अब मुझे ये बताओ, how many CO2 evolved? 6. How many O2 used? 6. RQ क्या हो गया बेटा इसका? 1, है ना? क्या हो गया बच्चों? RQ1. For the carbohydrate, the RQ will remain 1. ठीक है? कोई प्रॉब्लम किसी को? 686 कैसे आपने लिखा? ये कैसे नहीं है, मतलब कि अगर आप ग्लूकोज को तोड़ेंगे, किसको तोड़ेंगे? ग्लूकोज को। तो उसके अंदर से 686 किलो कैलोरी भरी होती है, इसकी ग्लूकोज की एनर्जी है, ठीक है? अब जरा ध्यान से सुने, इस 686 की पूरी एनर्जी हम यूज नहीं कर पाते, ठीक है? हम केवल इसका 44% ही इस्तेमाल कर पाते हैं और उसको बदल देते हैं किसमें? ATP। ATP में। तो कितना हमने एनर्जी यूज कर ली? डिवाइड करें, परसेंटेज बताएं मुझे बच्चों। 44%।
नहीं, उसमें बता नंबर में 686 का 44% कितना हुआ? बताओ बताओ बताओ, कौन बताएगा? परसेंटेज निकालो ना बेटा। नहीं निकाल मिल रहा? 301 point something. 301 पॉइंट समथिंग। Yes sir. चलिए मान लेते हैं 301, आपकी बात मान लें? ठीक है, वो 301 किलो कैलोरी। अब मुझे बताओ एक एटीपी में कितनी कैलोरी आ गई? बताइए बेटा, एक एटीपी में कितनी कैलोरी एनर्जी आई? कौन बताएगा? नहीं निकाल मिल रहा आपसे? आकाश, आरती, दीक्षा, नहीं समझ में आ रहा? अच्छा एक बार बताओ, चलो मैं बता रहा हूं। अच्छा, इस 301 में आपके यहां लिख रहा हूं मैं, कितने एटीपी बनते हैं एट द एंड ऑफ रेस्पिरेशन? 38. 38 एटीपी है ना। तो इसको तो यहां पर एक काम करो, यहां आप लिखो 38 एटीपी में कितनी एनर्जी है? 301 है ना। एक एटीपी में कितनी एनर्जी हो गई, ये तो निकाल सकते हो। 7.9. 7.9 एक्चुअली क्या होता है कि आपका जो एटीपी होता है, एक एटीपी में होती है एनर्जी 8.1 किलो कैलोरी। कितनी होती है बच्चों? 8.1 किलो कैलोरी। कितने एटीपी बनते हैं? 38। तो कितनी एनर्जी हो गई? 307। कितनी होगी टोटल एनर्जी? 307. टोटल एनर्जी कितनी है ग्लूकोज के पास? 686। उसका कितना ही कन्वर्ट हुआ? 307। यानी कि बाकी की एनर्जी क्या हो गई? वेस्ट। किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। क्लियर? यस सर. चलो, ये अभी समझ में आ गया 686 क्या है? यस सर. तो अब आगे देखें आप, अगला आरक्यू ऑफ फैट। फैट का आरक्यू क्या होता है ना, मेन हमें क्या देखना है, अब फैट्स का आरक्यू क्या रहेगा। है ना, फैट्स एक बहुत बड़ी रिएक्शन है, मैं सोच रहा हूं मिल जाए कहीं। एक आपकी एनसीईआरटी में रिएक्शन दी है ट्राइपाल्माप्टिन की, देखना उसे। ठीक है, उसको लिखना और उसमें आप देखेंगे कि आरक्यू जो है फैट का है 0.7। कितना बच्चों? 0.7. 0.7। और उस रिएक्शन को पूरा याद कर लेंगे बिकॉज इट इज गिवन इन एनसीईआरटी। ठीक है, इसको लिखेंगे। तो 0.7 का मतलब क्या हुआ? यहां पर क्या ज्यादा है, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? क्या ज्यादा होगा? Sir, oxygen. ऑक्सीजन ज्यादा होगा। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कितने हैं? 102। ऑक्सीजन कितने हैं? 105। कितना आ गया? 0.7. 0.7। क्लियर? यस सर. कोई दिक्कत? नहीं सर. चलिए, तीसरा है, हम ऐसे ही याद रखेंगे, फैट्स का रहता है आरक्यू लेस देन 1, यानी कि ऑक्सीजन ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड कम. कम। ठीक है बच्चे? यस सर. So, ऑर्गेनिक एसिड मोर देन 1। आरक्यू क्या हो जाएगा ऑर्गेनिक एसिड का? मोर देन 1, यानी कि जितना आपका CO2 है उससे कम आपका क्या है? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन। ठीक है,
Yes, sir. सक्लेंट्स, सक्लेंट्स जानते हैं आप? नो सर। हम्म, No, जो sir. जीरोफाइट्स प्लांट्स होते हैं, है ना, जैसे ओपेंशिया है, ब्रायोफिलम है, जो जीरोफाइट्स होते हैं, इनमें क्या आता है? CO2 0, है ना, और O2 3, तो क्या हो गया बच्चों? 0. 0। ठीक है, तो RQ रहता है आपका 0। अब नीचे एक और लिखा रहा हूं, एनारोबिक। एनारोबिक में क्या रहेगा बेटा? 1. नीचे क्या है बच्चों? 0. CO2 CO2. 2, कितना हो गया? 0. इन्फिनाइट। कितना हो जाएगा बच्चों? इनफिनाइट। इन्फिनाइट। लिख लो बच्चों। सर लिख लिया। कितनी जल्दी? यस सर। बाकी बच्चे भी लिखें आराम से। सर डन। हो गया सबका? Yes, sir. यस सर। देखो लास्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूं बेटा मैं। फैक्टर अफेक्टिंग रेस्पिरेशन। कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे रेस्पिरेशन पे फर्क पड़ता है? पहला फैक्टर है बेटा टेम्परेचर। ठीक है, देखो जितने भी एंजाइम हैं वो एक नैरो रेंज पे काम करते हैं टेम्परेचर के, है ना। उसमें अगर ज्यादा बढ़ाएंगे या ज्यादा घटाएंगे तो क्या होगा? रेस्पिरेशन दिक्कत आ जाएगी। ठीक है बेटा। Yes, sir. दूसरा है बेटा पीएच। ठीक है, तो पीएच भी क्या है? इनका ऑप्टिमम पीएच होना चाहिए। ज्यादा नीचे गया तब भी दिक्कत, और ज्यादा पीएच बढ़ गया तब भी दिक्कत। तो यहां मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं क्या होनी चाहिए सबकी? नैरो रेंज। दूसरा इसका भी क्या होना चाहिए? नैरो रेंज। क्लियर बेटे? Yes, sir. ठीक है भाई। तीसरा आपका सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ठीक। अगर सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो ज्यादा एटीपी बनेंगे, कम होगा तो कम एटीपी बनेंगे। ठीक। अगला है बच्चे लाइट। लाइट आपका डायरेक्टली डिपेंडेंट है फोटोसिंथेसिस पे। लाइट बढ़ेगी, फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, रेस्पिरेशन कम होगा। सब बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं ये। एज ऑफ प्लांट, प्लांट की एज पे भी डिपेंड करता है रेस्पिरेशन। ठीक है बेटा, Yes, sir. लिख लो बच्चों ये। लिख लिया. लिख लिया। लिख लिया? Yes, sir. सर 1 मिनट। सर हो गया। हो गया? कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नहीं? नो सर। चलो एक क्वेश्चन लो बेटा एक तरह। क्वेश्चन नंबर 1। respiration differ from combustion। रेस्पिरेशन फर्क होता है कंबशन में। कंबशन समझते हो? यस जिसमें यस सर। कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती है और टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन. चलिए अभी अब बताइए रेस्पिरेशन। चलो आपको इनमें से चुनना है। इन
विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसमें आपका रेस्पिरेशन डिफर करेगा कंबशन में? पहला ऑप्शन है, क्वेश्चन क्या है, एनर्जी इज रिलीज इन रेस्पिरेशन, एनर्जी इज रिलीज्ड इन रेस्पिरेशन, ठीक है, पहला ऑप्शन। सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड, substance is oxidized, enzymes are involved, ठीक, और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द above। लॉन्च कर दिया, देखो पोल मिला आपको? No, sir. No, No, sir. sir. नहीं मिला बेटा? No, sir. देखो मिल गया होगा, Yes, sir. मिला बेटे? No, sir. बच्चों Yes. पोल तो दे रहे हैं, मिल Yes, गया। sir. मिल गया ना? Yes, sir. चलिए करिए। हाँ जी बच्चों, हो गया सबका? चलिए 51 आंसर आ गए। क्या आंसर दिया करेक्ट आंसर? मेरे पास कोई आंसर नहीं आ रहा। क्या आंसर है बेटा? कितने बच्चों ने दिया ये? Sir, C. Yes, sir. एंजाइम्स आर इन्वॉल्व। देखो कंबशन में जब आग लगती है तो कोई एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ रेस्पिरेशन में क्या है आपका एंजाइम है। जब कंबशन होगी, आग जलेगी, तब भी हीट इन्वॉल्व होगी, तो यानी कि एनर्जी है। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है भाई, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन होता है, ठीक है, पर एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होते आपके। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा? सी। क्लियर? C. चले एक और क्वेश्चन करें, कल करेंगे नया चैप्टर स्टार्ट, ठीक है बच्चों? Yes, sir. मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी आ रहा है आपके सिलेबस में? No. आवाज कट रही बेटा, मैसेज कर दो जो करना है। Sir, no, sir. अच्छा, विच बॉटनी चैप्टर इज कमिंग? So plant growth and The development. plant growth and development. ठीक है, वही शुरू करेंगे। हाउ मैनी एटीपी आर यूज्ड इन फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज? ओके, हाउ मैनी एटीपी आर यूज्ड in phosphorylation of glucose? Option A 1, option 2 2, option 3 3, option D 4। ठीक है, ओके। चलिए इसमें पोल दे रहा हूं मैं आपको, नेक्स्ट पोल नेक्स्ट पोल नेक्स्ट पोल, लॉन्च लॉन्च। देखें आप कितने, हाँ हाँ ठीक।
कृतिका का आंसर आ गया 2। क्या आंसर दिया बच्चों? बी। Sir, two. 2 आंसर दिया, सबने आंसर 2 दिया। चलो एंड करता हूँ क्योंकि इतना टाइम मैं नहीं दे सकता इस क्वेश्चन के लिए। दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। 2 है ना, 2 हो जाते हैं। एक और कर लें बच्चों क्वेश्चन। Yes, पल्लवी sir. कोई सवाल? Yes, sir. पल्लवी बेटा? No, sir. अच्छा पूछना नहीं है, चलिए ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन कर दें। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा तो क्वेश्चन निकालते हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट, क्या एब्सेंट है बेटा? Mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन मैच्योर आरबीसी। अगर मैच्योर आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ठीक है, व्हाट विल बी द सोर्स ऑफ एनर्जी? थोड़ा क्वेश्चन टफ लग रहा है। व्हाट विल बी द सोर्स ऑफ एनर्जी? इनमें से कौन सा होगा सोर्स ऑफ एनर्जी? पहला है बच्चों टीसीए, दूसरा है बच्चों ईटीएस, तीसरा है बेटा लिंक रिएक्शन, और चौथा है बेटा क्रैब साइकिल नहीं, सॉरी, ग्लाइकोलिसिस। Glycolysis. पोल पे आंसर देना बच्चों, पोल पे, ठीक है। नाउ वी हैव पोल नंबर 3। चलिए हाँ प्राणियों, हो गया। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यानी कि मेरे पास 43 बच्चों के आंसर आए हैं 59 में से। जल्दी जल्दी दो बच्चा आंसर दो। प्रतिभा कह रही है ग्लाइकोलिसिस। ओके हाँ बच्चों, मैं इसको एंड कर रहा हूँ, पोल को ये कर दिया मैंने एंड। ठीक है बेटा, करेक्ट आंसर क्या होगा? Glycolysis. ग्लाइकोलिसिस। अच्छा एक बात बताओ मुझे, कोई भी एक बच्चा, चलो मैं रैंडमली सिलेक्ट करता हूँ, किस बच्चे ने ग्लाइकोलिसिस? कोमल आपने ग्लाइकोलिसिस दिया है? Yes, sir. कोमल क्यों ग्लाइकोलिसिस दिया? बताएं बेटे। अच्छा बाकी बच्चे बताओ। आकाश? Because glycolysis Glycolysis, cytoplasm. अब बाकी ये तीनों रिएक्शन कहां पर होंगे बेटा? Mitochondria. है ना, कितना सिंपल क्वेश्चन था। कहां पर आया था? एम्स में 2019 में। देखो टफ क्वेश्चन नहीं होता, हमारी कमियां होती हैं, हम ढंग से पढ़ते नहीं है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, थ्योरी को ढंग से पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और नीट को क्वालिफाई करिए। ठीक है बच्चे? तो बेटा कल हम स्टार्ट करेंगे प्लांट ग्रोथ एंड, चलिए ठीक है बेटा, फिर कल मिलते हैं फिर। Yes, sir. Yes, sir. चलो Bye. बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। Take care. Bye, sir.